सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 21, इससे पहले जितने भी मुकर्रिर और शायराना अंदाज में जो बातें बयान की गई, ये बातें मुझे लगता है हर एक के दिल से आई हुई बातें। डॉक्टर खालिद परवेज साहब क्या है, हाजी माजिद साहब क्या है, और उनके सर के ऊपर जो हाथ है वो हमारे सरफरस्त हाजी ईसाइनुस साहब। इन लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर तामीरी जहन रखा, तामीर के साथ चले, और ये तामीरी मामला जो है इंशाअल्लाह चलता रहेगा। एक वक्त था इन वार्डों को जब देखा जाता था, इन एरियाज को जब देखा जाता था, तो लोग आने से डरते थे, कतराते थे, गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे, पक्के वार्डों से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं रहते थे। लेकिन आज पक्के वार्डों से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए, तो आज पक्के वार्डों से बेहतर ये सारे इलाके हैं। और ये इलाकों को बनाने वाली शख्सियत जो है वो डॉक्टर खालिद परवेज, एक ग्रेजुएट, एक पढ़ा लिखा शख्स, हाजी माजिद साहब एक पढ़ा लिखा शख्स। क्योंकि ऐसे तामीरी जहन रखने वाले शख्स वो होते हैं जो तालीमी जहन रखने वाले होते हैं। तामीर उन्हीं जहनों में आती है जिनके जहनों में तालीम होती है, क्योंकि वो दर्द को जानते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए आज आपके इस एरिया के अंदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब खुद अपनी रिहाइश बनाकर आपके दरमियान चल रहे हैं। हाजी माजिद साहब आपके दरमियान चल रहे हैं। कोई ऐसा वक्त उन्होंने छोड़ा नहीं जहां आप लोगों के लिए खड़े नहीं रहे। दिन हो या रात उन्होंने कभी अपना वक्त नहीं देखा। हम जानते हैं, मैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब के साथ रह चुका हूं, उनके साथ सफर कर चुका हूं। उनको ना खाने का ना पीने का होश रहता है जब वो आवाम के दरमियान रहते हैं, जब मसलों को हल करने में लगे रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब के पार्टी के अंदर शामिल हूं, क्योंकि मैं यही चाहूंगा हर वक्त मालेगांव शहर के अंदर जितने भी तकलीफों का मामला गुजर रहा है, आज वक्त आ चुका है कि हम उन्हें खत्म करें। 2022 के इलेक्शंस कैसे रहेंगे हम नहीं जानते, लेकिन 2022 के इलेक्शन के अंदर मालेगांव शहर कैसे रहे ये हम सब दिल और दिमाग में रखें। मालेगांव शहर अब तक जो होता है उसके साथ जो तरक्की रुकी पड़ी हुई है, जो आधे अधूरे काम मालेगांव शहर के अंदर चल रहे हैं, मालेगांव को बदनाम करने का जो काम हो रहा है, आज हम लोग ये मान ले और तय करके चले कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा जो है हमें अब की बार 2022 के इलेक्शन में कारपोरेशन के ऊपर लहराना है। और यह सब मुमकिन तब होगा जब हम एक जहन के बनेंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, एक के क़यादत के नीचे चलेंगे, सरपरस्ती के नीचे चलेंगे। आज यूपी के अंदर हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं मुखालिफ पार्टियों को, आज अगर हम टीवी के जरिए से देखें, आज सोशल मीडिया के जरिए से देखें, तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब चल रहे हैं और उनके अपोजिशन में जो है बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई है। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए अकेला शेर उस जगह पे चल रहा है, और उस शेर को साथ देने के लिए डॉक्टर खालिद परवेज साहब जैसे और भी लोग उनके साथ जुड़े पड़े हुए हैं। यहाँ बात हमारे असद साहब अगर करते हैं तो वो कौन सी बात करते हैं, हम सबको आज सोचना होगा। अगर वो मुस्लिम पिछड़े और दलितों की अगर बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? अगर मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम आप तुम्हारा वोट बैंक समझकर दूसरों के साथ रहो मत या अपना इस्तेमाल होने का मौका दो मत, तो क्या वो गलत बात कर रहे हैं? आज बीजेपी जैसी हुकूमत जो अपने हिंदुस्तान में राज कर रही है, इनको तो ये भी होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं।
आज ऐसे पार्टियों का हम साथ देंगे, या समाजवादी पक्ष जो है, पार्टी जो है, जो अखिलेश यादव की है, क्या उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम जो है वो अगर हक की बात करना चाह रहा है, अगर हक की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसे रोकने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर कोई लीडर हमको ये जता रहा है, मजलूमों को ये जता रहा है कि उठो और अपने हक के लिए लड़ो और अब अपनी लीडरशिप अंदर कायम करो, तो क्या वो गलत कर रहा है? और आज ये बात करने वाला शेर, और वो जब शेर घर में मौजूद नहीं रहा, दिल्ली के अंदर उनके सांसद घर के अंदर आवाज जो उनको मिला है, आज उस एरिया में तोड़ फोड़ होती है, उनके घर के बाहर उनके जो नौकर है उनके साथ मारपीट होती है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। और कल 2 दिन से हम लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, उनका निषेध कर रहे हैं कि जो भी अब जिसने भी ये काम किया है, क्योंकि वहां सोशल मीडिया के जरिए तो बात सामने आए, हिंदू सेना इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि हाँ हमने ये असद साहब का आवास का नुकसान किया है। और मुझे आज इस बात का अफसोस हो रहा है, मालेगांव शहर से जब हम लोग असद साहब के लिए खड़े हुए, सपोर्ट में खड़े हुए, तो मुसलमानों के अंदर जरा भी जज्बा नहीं है कि उनके साथ खड़े रहने का। तो हम कैसे अपने अंदर लीडरशिप पैदा करेंगे? कब तक हम दूसरे मुखालिफ पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे? अब गुलामी करने का वक्त नहीं है। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर के छुपे हुए लीडर को जगाओ और लड़ो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना होगा। और साथ कब आएगा? जब हम पूरी तरह से खड़े रहेंगे। और हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कोताही है? आज असद साहब के लिए हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे, कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। आज हम लोग हमारे सोशल मीडिया के जरिए से क्यों ना हो, लेकिन असद साहब के लिए खड़े रहेंगे, उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम यहां से जब तक उनको हिम्मत नहीं देंगे, तो वो यूपी का सबसे बड़ा इलेक्शन 2022 का जो है वो कैसे वहां पर लड़ पाएंगे? क्योंकि उनके पीछे जो है वो आवाम की ताकत है, वो आवाम जागनी चाहिए। और मालेगांव शहर जो है वो मस्जिद और मीनारों का शहर है, कायरों का शहर नहीं है। तो मुसलमानों को, दलितों को और मुस्लिम जितने भी है उन सबको जागना होगा और असद साहब का साथ देना होगा। एक और बात मैं जरूर कहूंगा साथ ही में, देखिए आज इस पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है वो अपना झंडा लहरा के हुए चल रही है और अपनी मनमानी कर रही है। 2 दिन पहले एक और बयान आता है, बीजेपी की सीनियर उमा भारती ये लीडर जो है, ये जितने भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नौकर हैं उनको कहती है कि ये नौकर जो है, ये नौकर है, ये सरकारी नौकर हमारे चप्पल उठाने वाले हैं। ये बयान उनका आता है। हमें इस बयान पे भी हैरत हो रही है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, जवाब तक नहीं देते थे। तो आप सोचो, ये सरकारी नौकरदार जो है, ये सरकारी नौकरी करने वाले इतने दबे पड़े हुए हैं कि अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी आवाज नहीं उठा रहे। और हम आज इस जगह बैठ के सिर्फ सुनने का काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर हिम्मत है, हम कायर नहीं है, तो हमें हर हाल इनका जवाब देना होगा। साथ ही में हमारे दीनी आलिम जो है मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके घर से फूलत उत्तर प्रदेश में जो एरिया है उस जगह से उनको अरेस्ट किया जाता है, एटीएस उनको पकड़ती है। और क्या बुनियाद बताई जाती है कि ये जबरदस्ती उनका धर्मांतर कर रहे हैं। अगर हक और अल्लाह की बात करना अगर गलत है तो ये कहां का इंसाफ है? आज हमारे संविधान, जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, उसके अंदर हमें ये संविधान ने हक दिया हुआ है, आजादी का हक दिया है। हम कौन से मजहब को माने, कौन से मजहब की तरफ जाए, ये हर एक हिंदुस्तानी का अपना खुद का हक है। वो आजादी हमको संविधान ने दी है। असद साहब जब भी बात करते तो संविधान की बात करते, संविधान को समझकर बात करते। तो हम सब ने भी ये बात समझनी चाहिए कि हम आज असद साहब के सपोर्ट में नहीं उतरेंगे तो कल हमारे हालात क्या होंगे। हम अगर मौलाना
कलीमुद्दीन साहब के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो हालात क्या रहेंगे। आज मैं आप आवाम से सवाल करना चाहता हूं, मैं आज आप आवाम से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इनका साथ देना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो इनको सपोर्ट में खड़े रहना चाहते हैं। मुझे हाथ उठा के जवाब दीजिए। तो ये हाथ जो उठे हुए हैं सिर्फ यहां तक मत रखिए, अपने जरिए से, जाति जरिए से लीडरों को साथ लेके आवाज उठाइए। मालेगांव शहर कायरों का शहर नहीं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है और हम लड़ेंगे। और हमारे लोगों के, हमारे दीनी आलिम लोगों के अगर साथ हम नहीं खड़े रहेंगे, हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो हम इस हिंदुस्तान के जमीन पे रह नहीं पाएंगे। जो मामला आसाम के अंदर कल का वाकया पेश आया, आसाम के अंदर जो बातें हुई वो बात भी सोचने वाली है। आज हमें आसाम के अंदर दिख जा रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। यहां तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब 10,000 तकरीबन लोग थे आसाम के अंदर, जिस जगह पे दरंग है और ढलपुर है, ऐसे कुछ एरियाज में 10,000 तकरीबन मुस्लिम हैं जो शहरियात, मतलब पूरे हिंदुस्तान, मुल्क उनका हिंदुस्तान है, उनके डॉक्यूमेंट सारे इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के हैं, भारत देश के हैं, फिर भी उनको कहा जा रहा है कि ये घुसपैठी है। इनको कहा जा रहा है घुसपैठी है। जब 1961 में, 1950 में, 1961 में, 1963 में, 1973 में जब भी एनआरसी उस वक्त हुई है और यहां तक कि 2019 से पहले भी जो एनआरसी हुई है उसके अंदर इन सब के नाम है। अब हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि हमारा कुरान जो है हमें यह कह रहा है ये दीन जो है ये पूरे इंसानियत का है। यहां ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई मजहब का, ये सारे अल्लाह के दिए हुए बंदे हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह के मखलूक के लिए हमें लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। आसाम के अंदर जितने भी मामलात हुए हैं उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, क्योंकि अब ये वाकया, मतलब जितने भी 4 दिन के अंदर जो मामलात हुए ये सारे निंदा और निषेध करने वाले। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इन तीनों हादसों का निषेध करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी तमाम ही लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े। डॉक्टर खालिद परवेज साहब जैसे और हाजी माजिद साहब जैसे लोगों को आपने आपके दरमियान देखा है, उनके कामों को देखा है। आज मुखालिफ पार्टी हमारे सामने सर उठा के और बड़े फक्र से कहती है हमने पानी बेचा तो बेचा, हमने ये बेचा तो बेचा। कब तक आप अपने घरों को बिकते हुए और अपने हक के चीजों को बिकते हुए देखोगे? कहीं ना कहीं तो जागना होगा, अपने ईमान को जगाओ, अपने अंदर जो छुपा हुआ जो शेर है उसको जगाओ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मालेगांव शहर में इतनी ताकत दो कि यहाँ जो अपोजिशन में जितनी पार्टियां हैं जो हर बार अपने को डराने धमकाने का, और एक और चीज भी आती है कि हमारे कुछ इधर के और नदी पार के कुछ उधर के, इनको मिला के हम लोग सियासत में आ जाएंगे, फिर से वापस से झंडा लहराएंगे। अब की बार ये नहीं होना चाहिए, अब की बार ये नहीं होना चाहिए। अब की बार सिर्फ अगर कारपोरेशन